कमेंट हटा दो भाई। चलिए, नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? चलिए, आज परसेंटेज प्रतिशत चैप्टर की लास्ट क्लास है। ठीक है, अब इसको खत्म करते हैं। कल से मैं आपको रेशियो पढ़ाऊंगा। परसेंटेज रेशियो मैंने थोड़ा धीरे धीरे ही पढ़ाया है कि हर बच्चा समझ पाए। हम इलेक्शन बेस्ड सवाल कर रहे हैं। इलेक्शन बेस्ड के मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। सवाल करेंगे आज। सवाल नंबर 94। केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए। शिवा को वैलिड वोट का कुल 55% वोट मिला। 20% वोट इनवैलिड भी थे। कुल 7500 वोट पड़े। राजू को कुल कितने वैलिड वोट प्राप्त हुए? सवाल यह, राजू को कितने वैलिड वोट मिले? बहुत बेसिक सा सवाल है, ध्यान से सुनेगा। एक जो है कॉलेज के इलेक्शन में दो कैंडिडेट खड़े हुए, शिवा और राजू। कुल कितने वोट डले? 7500। कुल 7500 वोट डले। 7500 वोटों में से 20% वोट इनवैलिड है। देखो, 100% में से 20% क्या है? इनवैलिड है। तो फिर वैलिड वोट कितने? 100 माइनस 20, 80%। तो 7500 का 80% ये आपके सामने वैलिड वोट है। ये जो लिखा हुआ आपके सामने वैलिड वोट है। अब शिवा को वैलिड वोट का कुल 55% वोट मिले। शिवा को वैलिड वोट में से कितने वोट मिले? 55%। लेकिन सवाल ये पूछ रहा है कि राजू को कुल कितने वोट मिले। ये तो पूछ रहा है ना सवाल भाई। ये टोटल वैलिड वोट है। वैलिड वोट में से 55% शिवा ले गया, तो राजू को कितने मिले होंगे फिर? 100 में से 55 घटाओ 45%। ये आपके सामने कुल वैलिड वोट लिखे हुए हैं। वैलिड वोट का 55% कौन ले गया? शिवा। तो 100 में से 55 घटाइए, वैलिड वोट का 45% किसको मिला होगा? राजू को। यही सवाल का आंसर आ जाएगा। राजू को कुल इतने वैलिड वोट मिले हैं। कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 45 में क्या आ रहा है? 9। तो जो भी आंसर आएगा 9 से कटने वाला आएगा, वो एक ही ऑप्शन है। ठीक है ना बच्चे? आगे चलते हैं, बताइए। 95। एक कॉन्स्टिट्युएंसी में इन ए कॉन्स्टिट्युएंसी 90% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टर रोल कास्ट देयर वोट्स ड्यूरिंग एन इलेक्शन। एक चुनाव में मतदाता सूची में, यानी कि वोटिंग लिस्ट में जितने वोटर्स का नाम है, उनमें से 90% लोगों ने चुनाव के दौरान वोट डाले। कितने लोगों ने वोट डाले? 90% लोगों ने वोट डाले। वोटिंग लिस्ट यानी कि कुल वोटर्स। मतदाता सूची का मतलब वोटिंग लिस्ट या कुल वोटर्स में से 90% लोगों ने वोट डाले। डाले गए वोटों में 15% अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है। जीता ने वैलिड वोट के 60% वोट प्राप्त किए। जीता आदमी का नाम है। जीता को वैलिड वोट का 60% वोट मिले। ठीक है। सवाल आ गई है, अगर जीता को 91,800 वैलिड वोट मिले हैं, तो वोटिंग लिस्ट में कुल कितने लोग शामिल थे? मैंने कल ही इस टाइप के सवालों को एक लाइन में करने का तरीका बताया है। मान लीजिए कि वोटिंग लिस्ट में कुल n वोटर्स थे। मान लो वोटिंग लिस्ट में कुल कितने वोटर थे? n वोटर्स थे। 90% लोगों ने वोट डाला। 90% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 10% 1/10, 90% 9/10। यानी कि इतने लोगों ने वोट डाला। ये डाले गए वोट है, आपके सामने लिखा हुआ ये डाले गए वोट। अब जितने वोट डले उसमें से 15% इनवैलिड है। 15% की फ्रैक्शन में क्या वैल्यू है? 3/20। जितने वोट डले हैं उसमें 3/20 इनवैलिड है। यानी कि डाले गए वोटों में से 20 में से 3 इनवैलिड है। तो वैलिड कितने? 17। 20 में से 3 इनवैलिड है, तो 20 में से 17 वैलिड है। तो आपके सामने लिखा हुआ ये वैलिड वोट, ये आपके सामने वैलिड वोट लिखा हुआ है। अब ध्यान सुनिएगा। जीता को वैलिड वोट का 60% वोट मिला, और सवाल के अनुसार जीता को 91,800 वैलिड वोट मिले।
सवाल में ये नहीं बोला कि जीता इतने वोटों से जीता, सवाल में बोला है कि जीता को 91,800 वैलिड वोट मिले। तो आप भी ये पता लगाओ जीता को कितने वोट वैलिड वोट मिले। जीता को वैलिड वोट का 60% मिला। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/5। तो जीता को वैलिड वोट का 60% यानी कि 3/5 वोट मिला। जबकि सवाल के अनुसार जीता को कितने वोट मिले, जीता को कितने वैलिड वोट मिले? 91,800। दिस शुड भी इक्वल, बराबर होना चाहिए। जीता को, ये वैलिड वोट है, वैलिड वोट का 60%, 3/5 मिला। कितने वोट मिले जीता को? 91,800, बराबर कर दीजिए। ठीक है जी, बताओ क्या आएगा। है तो ये 9 से 9 एकम 9 और 0 9 दूनी 18, 17 तिया 51, 51 दूनी 102, 200 बार चला गया। तो यानी कि कुल कितने वोटर्स हैं? कुल वोटर हैं 20 पंजे 100 दुसाम 1000, 200 की 1000 में गुणा कर देंगे। 20 पंजे 100 है भी, 100 दुसाम 1000, 200 की 1000 में गुणा कर देंगे, यानी कि आ जाएगा 2 लाख। 2 लाख वोटर से, ऑप्शन नंबर डी यही आंसर है। क्लियर है? आगे चलते, अगला सवाल बताएंगे। सवाल है आपके सामने 96। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर पेपर में चुनाव का कोई सवाल सबसे ज्यादा आता है तो यही वाला आता है। इसको आपको अच्छे से समझना है। दो कैंडिडेट के बीच एक चुनाव में, दो कैंडिडेट के बीच एक चुनाव में 10% वोटर्स ने अपना वोट नहीं डाला। दो कैंडिडेट के बीच एक चुनाव हुआ, 10% वोटर्स ने वोट नहीं डाला और 5% वोट इनवैलिड पाए गए। सफल उम्मीदवार को, सफल यानी कि जो जीतने वाले कैंडिडेट है, विनर कैंडिडेट को वैलिड वोट का 52.5% वोट मिला और 1710 वोटों से चुनाव जीता है। तो आपसे पूछा है वोटिंग लिस्ट में वोटर्स की संख्या ज्ञात करें। सबको मेरी बात समझ में आ गई है? बताइए, वोटिंग लिस्ट में वोटर्स की संख्या ज्ञात करें। मान लीजिए कि वोटिंग लिस्ट में कुल कितने वोटर्स हैं? एन। वोटिंग लिस्ट में कुल कितने वोटर्स हैं? एन। एन का मान निकालना, ध्यान सुनेगा। कुल वोटर्स एन, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। 100% में से 10% ने वोट नहीं डाला तो कितने लोगों ने वोट डाला है? 90%। और 90% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/10, यानी कि 9/10 टोटल वोटों का 9/10 लोगों ने वोट डाले, डाले गए वोट है। जितने वोट डले हैं उसमें से 5% क्या है? इनवैलिड। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/20, यानी कि 1/20 वोट डाले गए वोटों में से 1/20 इनवैलिड है। तो फिर वैलिड वोट कितने, योग्य वोट कितने? 20 में से एक खराब है, तो 20 में से 19 क्या है? वैलिड। तो ये क्या लिखा हुआ आपके सामने? वैलिड वोट। वैलिड वोट लिखा हुआ आपके सामने। विनर जो कैंडिडेट है, सफल उम्मीदवार को वैलिड वोट का 52.5% मिला। विनर को कितना मिला है? वैलिड वोट का 52.5%। तो मुझे बताओ हारने वाले को कितना मिला होगा? 100 में से 52.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 47.5%। 100 में से क्या घटा दीजिए? 52.5 घटा दीजिए, 47.5 आएगा। अगर जीतने वाले को वैलिड वोट का 52.5% मिला है विनर को, तो लूजर को कितना मिला होगा? 100 में से 52.5 घटे वैलिड वोट का 47.5%, तो कितने के डिफरेंस से जीत रहा है? वैलिड वोट का 52.5 माने 47.5, 5%। वैलिड वोट के 5% के डिफरेंस से चुनाव जीता। तो वो चुनाव जीता है वैलिड वोट के 5%, वैलिड वोट का 5% यानी कि 1/20, इतने वोटों के अंतर से चुनाव जीता। जबकि सवाल के अनुसार कितने वोटों से चुनाव जीता है? विनर कैंडिडेट 1710 वोटों से चुनाव जीता है, तो दिस शुड बी इक्वल, क्या होना चाहिए? बराबर। अब आपसे पूछा कुल वोटर्स की संख्या बताओ। 19 निम्मा 171 से 10 बार चला जाएगा, तो कुल वोटर्स कितने आगे? 20 × 20 400, दुसाम 4000, 4000 की 10 में गुणा कर देंगे 40,000। तो कुल वोटर्स की संख्या आ गई 40,000। यही आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है ना? ये चीज आपको दिमाग में करने, लिखना नहीं है। तो ये सवाल एक एक लाइन के हैं बस, एक एक लाइन में सवाल खत्म। आखिरी सवाल करेंगे इलेक्शन का, और जो सबसे बढ़िया सवाल भी है, आखिरी वाला। बताइए।
हालांकि आपके पेपर में 2-3 साल से सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी मैंने सवाल डाला है। और ये सवाल जो मैंने लेटेस्ट डाला है ये है सीपीओ के पेपर का, सीपीओ के पेपर का। लेकिन उससे ये सवाल इलेक्शन के बीच में बहुत पॉपुलर है। आपके एग्जाम में 2-3 साल से नहीं आया अलग बात है, लेकिन आपको आना चाहिए। ये सवाल पिछले सवालों से अलग है और आप मुझे पढ़ के बताओ ये सवाल पिछले सवालों से क्यों अलग है। एक चुनाव में वोटिंग लिस्ट में शामिल 12% लोगों ने वोट नहीं डाला। एक चुनाव में कुल जितने वोटर्स हैं उसमें से 12% लोग वोट नहीं डालते, नहीं डालते, कोई मतलब नहीं वोट डालने से उन्हें। 84 वोटर्स ने अपने वोट खाली डाले। 84 ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने अपने वोट नोटा पे दबा दिए, खाली डाले। खाली मतलब चुनाव आयोग उनको क्या कर देगा, इनवैलिड घोषित कर देगा, अयोग्य घोषित कर देगा। तो 84 वोट चुनाव आयोग इनवैलिड कर देगा क्योंकि वो वोट कैसे खाली है। केवल 2 उम्मीदवार खड़े थे, रामज्ञा और श्रवण। विजेता रामज्ञा, यानी कि इनमें विनर कौन है, रामज्ञा विनर है। यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो विनर रामज्ञा भाई को सूची के सभी मतदाताओं में से 54% का समर्थन प्राप्त हुआ। यानी कि विनर कैंडिडेट को टोटल वोटर्स, सूची के सभी मतदाता यानी कि वोटिंग लिस्ट के सभी वोटर्स, यानी कि कुल वोटर्स का 54% वोट रामज्ञा को मिला है। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे उनमें क्या दिया हुआ था कि विनर कैंडिडेट को वैलिड वोट का इतना परसेंट मिला। किसका वैलिड वोट, क्या है वैलिड वोट नहीं, कुल वोट का 100% का, है कि नहीं। तो यहां रामज्ञा जो विनर कैंडिडेट है उसको सभी वोटर्स का 54% सपोर्ट मिला है। विनर रामज्ञा वॉज सपोर्टेड बाय 54% ऑफ ऑल दी वोटर्स इन द लिस्ट। रामज्ञा को टोटल, वो अगर टोटल 100% वोट है, 54% वोट रामज्ञा को मिली है। और रामज्ञा ने अपने जो विरोधी है, राइवल जो है श्रवण, उसको 1456 वोटों से हराया। रामज्ञा को अपने विरोधी श्रवण से 1456 वोट अधिक मिले। तो आपसे पूछिए वोटर्स में, वोटिंग लिस्ट में कुल वोटर्स कितने, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने लिस्ट में। तो पिछले सवाल की तरह नहीं है, बिल्कुल अलग है। यहां पे एक शब्द बदलने से पूरा सवाल बदल गया मेरे भाई। पिछले सवाल में क्या था, पिछले सवाल में था विनर कैंडिडेट को वैलिड वोट का 52.5% मिला। यहां है जीतने वाले को सभी वोटर्स का 54% वोट मिला। तो इस सवाल का करने का तरीका भी अलग होगा। क्या होगा तरीका, ध्यान सुनेगा। बेस्ट तरीका बता रहा हूं, दुनिया का सबसे आसान तरीका। मान लीजिए कि वोटिंग लिस्ट में कुल 100% वोटर्स हैं। कितने वोटर्स हैं, सब कुछ जोड़ जाड़ के 100% आना चाहिए। अगर वोटिंग लिस्ट में कुल 100% वोटर्स हैं तो सब कुछ जोड़ जाड़ के 100% आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। 100% वोटर्स हैं, 12% ऐसे जिन्होंने वोट नहीं डाला, 12% वोटर्स ऐसे जिन्होंने वोट नहीं डाला। क्लियर है। 84 वोट ऐसे हैं जो खाली डाले गए, इनवैलिड है। 84 वोट जो है वो खाली डाले गए, इनवैलिड है। ठीक है भैया। जीतने वाले को, रामज्ञा को, विनर को कितना वोट मिला है, टोटल वोट का 54%। टोटल अगर 100 है भाई, टोटल वोट कितने, 100%। तो 100% में से 54% किसको मिला है, 100% में से 54% किसको मिला है, विनर को। किसको मिला है, विनर को। तो फिर मुझे बताओ कि लूजर, हारने वाले को कितना वोट मिला होगा। जीतने वाले कैंडिडेट को अपने विरोधी से 1456 वोट ज्यादा मिले। इसका मतलब हारने वाले को जीतने वाले से 1456 वोट कम मिले होंगे। अगर विनर कैंडिडेट को 54% वोट मिले हैं तो हारने वाले को 54% से 1456 वोट कम मिले होंगे। बताओ ये हारने वाले के वोट आगे कि नहीं आगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है जी भाई। तो सब चीज जोड़ जाड़ के किसके बराबर आनी चाहिए, 100% के बराबर आनी चाहिए। कुल वोटर 100% है। 100% में से 12% ऐसे जिन्होंने वोट नहीं डाले, 84 वोट खराब,
54% मिले जीतने वाले को, और वो कितने वोटों से जीता? 1456 वोटों से जीता। यानी कि हारने वाले आदमी को जीतने वाले से 1456 वोट कम मिले। अगर जीतने वाले को 54% है, हारने वाले को कितने होंगे? 54% माइनस 1456। और इन सब को जोड़ के टोटल कितना आना चाहिए? इन सब को जोड़ के मेरे प्यार भी टोटल किसके बराबर होना चाहिए? 100% के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, बस खेल खत्म। पूरी दुनिया में इससे आसान तरीका है कोई सवाल को करने का? नहीं ना? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आप यहां पे जोड़ लीजिए। आ गया 100% बराबर राइट साइड में कितना आ जाएगा ये बताओ? 54 प्लस 54 108, 108 प्लस 12 120%। पहले परसेंटेज वाली चीज जोड़ लेंगे ना। 54 प्लस 54 108 प्लस 12 120%। अब ये देखो, ये चीज जुड़ जाएगी। 84 माइनस 1456, ये हो जाएगा ना। 84 माइनस 1456 कितना आएगा? पहले 56 कम कर लो, 1400, फिर 28 कम कर लो, यानी कि 1372 आ गया ना। ठीक है, 100 उधर जाएगा। 120 में से 100 घटाएंगे, क्या आएगा? 120 में से 100 घटाएंगे 20%। माइनस 1372 इधर आएगा, तो 20% की वैल्यू कितनी आएगी? 1372। यहां पे 20% की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 1300। आपसे क्या पूछा है? कुल वोटर्स की संख्या, कुल वोटर्स की संख्या यानी कि 100%। 100% की वैल्यू कितनी होगी? 5 से। तो 5 से गुणा करेंगे तो 100% आएगा। यहां भी 1372 की 5 से गुणा करेंगे। 1300 का 5 गुना 6500, 72 पंजे 360, यानी कि कितना आ गया? 6800। यही क्या सवाल का आंसर? कौन सा है? ऑप्शन नंबर। ठीक है, कर लेंगे। तो इससे आसान कुछ है सचिन? ये बेस्ट लेवल का सवाल है, मैंने आपको बता दी। इसी के साथ इलेक्शन के जो टाइप है खत्म होता है। आगे चले, क्या आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? अगला टाइप आपके सामने आता है वेन डायग्राम वाले सवाल, वेन डायग्राम वाले। ठीक है ना? हालांकि अब तो बहुत कम इज्जत होगी, अब नहीं आते पेपर में, पहले आते थे। ठीक है, पर मेरा काम है आपको सारे टाइप पढ़ाना। चलिए बताते हैं, लगाना सचिन कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? चलिए, तो अगला कॉन्सेप्ट है आपके सामने, और ये आखिरी टाइप है फिक्स टाइप में। ठीक है बच्चे, तब बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे वेन डायग्राम। ठीक है बच्चों, ध्यान सुनेगा। चलिए, आप कहोगे सर ये वेन डायग्राम होता क्या है, इसका क्या मकसद है? तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। बच्चों को फॉर्मूला रटाने की बजाय बहुत बढ़िया है कि प्यारे दोस्तों उनको एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाए। समझ में आ रहा है ना इन्हें? ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान सुनेगा। मान लीजिए कि एक क्लास है, मान लीजिए कि एक क्लास है, उसमें मेरे प्यारे भाई सब बच्चों का पेपर कराया जाता है, 2 सब्जेक्ट का पेपर कराया जाता है ना। मान लीजिए क्लास है, उसमें कुछ बच्चे हैं, तो जो क्लास में टोटल बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है? 100%। कितनी संख्या बच्चों? 100%। तो एक क्लास में पढ़ने वाले टोटल बच्चे हैं कितने प्यारे दोस्तों? 100%। आई ना बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर 100%। तो ये आपको एक आयत दिखाई दे रहा है, इस आयत के अंदर जो संख्या है वो कितनी है? 100%। सारे बच्चे है ना। ये डब्बा है, ये डब्बा का मतलब है 100% बच्चे। इन बच्चों का टेस्ट लिया जाता है 2 सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट ए और सब्जेक्ट बी। सब्जेक्ट ए है रेड कलर वाला और सब्जेक्ट बी है ग्रीन कलर वाला। आई ना बात समझ में? तो जब टेस्ट लिया जाएगा तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सब्जेक्ट ए में पास होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सब्जेक्ट बी में पास होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों ही सब्जेक्ट में पास होंगे। आई ना बात समझ में? तो ये जो रेड सर्कल है ये उन बच्चों की संख्या है जो सब्जेक्ट ए में पास हुए।
आई ना बात समझ में, है कि नहीं सचिन? तो इसको मैं क्या लिख देता हूं, एन ए। एन ए का मतलब आप समझे, सब्जेक्ट ए में पास होने वाले बच्चों की संख्या, सब्जेक्ट ए में पास होने वाले बच्चों की संख्या, ठीक है ना। तो मान लीजिए, ये मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं डाटा, कि 100% अगर बच्चों ने पेपर दिया, तो मान लीजिए कि 60% बच्चे ऐसे हैं जो सब्जेक्ट ए में पास हुए। कितने बच्चे? 60%, है ना। यानी कि इस रेड सर्कल में, पूरा रेड कलर का है ना ये, इसमें कितने बच्चे आएंगे? 60% बच्चे आएंगे। कोई दिक्कत? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। 60% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट में पास, सब्जेक्ट ए में पास हुए, ठीक है बच्चे। ये क्या है? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर वो बच्चे हैं जो केवल किसमें पास हुए? सब जो ग्रीन कलर में वो बच्चे जो सब्जेक्ट बी में पास हुए। किसमें पास हुए? सब्जेक्ट बी में। तो मान लीजिए कि माना सब्जेक्ट बी में कितना कर ले, सब्जेक्ट बी में 45% बच्चे पास हुए। कितने बच्चे पास हुए? 45%। कितने बच्चे? 45%। तो देखो ये जो डब्बा है, इस डब्बा का मतलब है 100% बच्चे। इनके दो पेपर कराए गए, सब्जेक्ट ए और बी के। कुछ ए में पास होंगे, कुछ बी में पास होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो ससुरे फेल होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों में पास होंगे। सब मिला के क्या आएगा? 100% आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप बोलोगे हाँ जी सर। रेड कलर डब्बा यानी कि 60% बालक जो सब्जेक्ट ए में पास है। ग्रीन कलर का सर्कल यानी कि वो बच्चे जो सब्जेक्ट बी में पास है। आपको ये दिखाई दे रहा है बच्चों? ये क्या चीज है? मुझे बताइए ये क्या चीज है? बताओ बच्चों ये क्या चीज है? ये वो बच्चे हैं जो रेड सर्कल में भी आ रहे हैं, ग्रीन सर्कल में भी आ रहे हैं, यानी कि दोनों ही सब्जेक्ट में पास है। क्लियर है ना। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे जो ब्रिलियंट होंगे, जो दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे। तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसको इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में पास बच्चे, इसमें दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे। और मैंने मान लिया कि माना दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने? 20%। कितने बच्चे मान लिए हमने? 20%, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए कि दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले जो बच्चे हैं वो कितने होंगे? फिर 20% यहां आएगा कि नहीं आएगा? यहां क्या आएगा बच्चों? 20%। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो आपको जो कलरफुल एरिया दिख रहा है, आपको यहां पे क्या दिख रहा है? एक तो ये रेड कलर, एक ग्रीन कलर, और एक दिख रहा है दोनों का मिक्स कलर। ये वो बच्चे हैं जो पास हो रहे हैं, या तो सब्जेक्ट ए में पास हैं, या सब्जेक्ट बी में पास हैं, या फिर दोनों में पास हैं। क्लियर है ना। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये एरिया, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। ये एरिया ऐसा है जो सब्जेक्ट ए में भी पास है और बी में भी पास है, ठीक है ना। अब आप मुझे एक बात बताइए, यूनियन। ये क्या है बेटा? यूनियन। यूनियन का मतलब होता है कम से कम, कम से कम एक विषय में पास, कम से कम एक विषय में पास बच्चे, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास स्टूडेंट। आई ना बात समझ? कम से कम एक सब्जेक्ट, कंसेप्ट समझ गया? सवाल 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे। कम से कम एक सब्जेक्ट में पास स्टूडेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनियन। यूनियन का मतलब वो बच्चे जो या तो सब्जेक्ट ए में पास हुए हों, या सब्जेक्ट बी में पास हुए हों, या फिर दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हों। आई ना बात समझ में? यानी कि जो कलर आपको दिख रहा है ना, जो कलरफुल एरिया दिख रहा है, यहां तो कोई कलर नहीं है ना, जो कलरफुल एरिया दिख रहा है वही क्या है? यूनियन। यूनियन का मतलब क्या है? या तो सब्जेक्ट ए में पास होने वाले बच्चे, या सब्जेक्ट बी में पास होने वाले, या दोनों में पास होने वाले। तो यूनियन कैसे आएगा प्यारे बच्चों? बताइए यूनियन कैसे आएगा सचिन? आप इन दोनों को जोड़ोगे, आप दोनों को जोड़ दोगे। सब्जेक्ट ए में पास होने वाले, सब्जेक्ट बी में पास होने वाले, दोनों को जोड़ दिया। तो जब आप दोनों को जोड़ोगे, सब्जेक्ट ए में कितने पास हैं? 60%। सब्जेक्ट बी में कितने पास हैं? 45%। आपने दोनों को जोड़ दिया। जब आप दोनों को जोड़ते हो तो ये वाली चीज क्या 2 बार नहीं ऐड हो गई?
क्या ये वाली चीज दो बार नहीं ऐड होगी? ये रेड सर्कल में भी आ गया और ग्रीन सर्कल में भी आ गया, दो बार ऐड हो गया ना। जब आप इन दोनों सर्कल को जोड़ते हो तो ये वाली जो चीज है, ये वाली, ये दो बार नहीं होगी ऐड, जबकि हमें एक ही बार चाहिए, एक ही बार तो ऐड करना है। तो दो बार चीज हो गई है, एक बार एक्स्ट्रा, तो इसको एक बार क्या घट करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो मुझे बताइए फिर ये कितना आ गया घटा के? 60 और 45, 105, 105 में से 20 घटाएंगे 85%। ये क्या आ गया? ये कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चों की संख्या आ गई। या तो ये सब्जेक्ट ए में पास है, या बी में पास है, या दोनों ही सब्जेक्ट में पास है। पास एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट बच्चा कितना है? 85%। कोई दिक्कत? यानी कि ये क्या बन गया बच्चों? फॉर्मूला बन गया। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बोलो बात समझ में आ गई है? कोई डाउट? इनमें आपको कोई भी तीन वैल्यू दी जाएगी और आपसे चौथी वैल्यू पूछी जाएगी, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लगा के। कोई दिक्कत है? आप एक बात बताओ, टोटल बच्चे कितने मेरे प्यारे भाई? 100% है बच्चों। टोटल बच्चे कितने स्टूडेंट? 100%। 100% में से 85% बालक ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पास होकर दिखा रहे हैं। या तो सब्जेक्ट ए में पास हैं, या सब्जेक्ट बी में पास हैं, या दोनों में पास हैं। यानी कि फिर बाकी के 15% बच्चे कहां हैं? बताइए, बाकी के 15% बच्चे कहां? बाकी के 15% बिल्कुल नाम थुका दी, वो बालक हैं जो इन सर्कल के भीतर आ ही नहीं रहे कहीं, जो इस कलर एरिया में आ ही नहीं रहे, वो इनसे बाहर हैं। यानी कि 15% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हैं। है कि नहीं बालकों? यानी कि 15% बालक कहां आएंगे? यहां। ठीक है ना बच्चे? भाई ये है आपका डब्बा, दिख रहा है ना? डब्बे के अंदर ये दो सर्कल है, इन सर्कल के भीतर आ रहे हैं पास होने वाले बच्चे, जो या ए में पास है, जो बी में पास है। उसके अलावा ये जो है मेरे प्यारे भाई, ये जो है, ये क्या है? फेल बच्चे। तो फेल बच्चों को कहां बिठाएंगे? यहां। समझ में आया ना बच्चों? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर डब्बों के बाहर, आप बोलोगे जी बिल्कुल से क्लियर आ गया। ठीक है बच्चों, कोई तकलीफ? अच्छा भाई मैं आपसे ये पूछता हूं, मैं आपसे ना ये पूछता हूं, बताओ ये कौन से बच्चे हैं? ये कौन से बच्चे? मैं आपसे पूछता हूं ये कौन से बच्चे हैं? ये कौन से बच्चे हैं बेटा? टोटल कितना है सब्जेक्ट ए में पास होने वाले? सब्जेक्ट ए में पास होने वाले कुल 60% बच्चे, यानी कि पूरा रेड सर्कल कितना होगा? 60%। उस 60 में से 20% ऐसे जो एक में तो पास हुए, लेकिन ए के साथ साथ बी में भी पास हो गए। यानी कि यहां कितना आएगा? 40%। दोगे ना रेड सर्कल, रेड सर्कल 40 प्लस 20 टोटल 60 ही है भाई। ये पूरा रेड सर्कल है, ये पूरा क्या है? रेड सर्कल। ये 40 प्लस 20 जोड़ के कितना है? 60 ही है। 60% में से 20% तो ऐसे जो ए में के साथ साथ बी में भी पास हो गए। यानी कि 40% केवल ऐसे बच्चे हैं जो केवल सब्जेक्ट ए में पास हुए, ओनली ए में पास। जो किस में पास है? केवल सब्जेक्ट ए में पास। तो अगर आपसे केवल सब्जेक्ट ए में पास होने वाले बच्चे पूछे जाएं तो कितने? 40%। लेकिन सब्जेक्ट ए में पास होने वाले हैं 60%। फर्क समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट ए में कितने बच्चे ऐड पास हुए? टोटल मिला के 60%, है ना? लेकिन 60 में से 20% ऐसे हैं जो ए के साथ साथ बी में भी हो गए पास। तो ये बचे 40% वो हैं जो केवल सब्जेक्ट ए में पास हुए, यानी कि बी में फेल हुए। तो ये सब्जेक्ट ए में पास और बी में फेल बच्चे हैं। कितने? 40%। आई ना बात समझ में? आप बोलोगे सर मजा आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से आप मुझे बता दो मेरे प्यारे बंधु कि ये बच्चे कौन से हैं। आप मुझे बता दीजिए कि ये बच्चे कौन से हैं।
ठीक है, जल्दी बताओ। सब्जेक्ट बी में पास होने वाले कुल कुल कितने, 45%। ये पूरा जो ग्रीन सर्कल है कितने बच्चों का है, ये पूरा 45% का। लेकिन उन 45 में से 20% ऐसे भी तो हैं जो बी के साथ साथ ए में भी पास हो गए, यानी कि कितने बचे, 25%। ये 25% बच्चे ऐसे हैं जो केवल सब्जेक्ट बी में पास है, इसमें पास है, यानी कि केवल सब्जेक्ट बी में पास है और ए में फेल है। ठीक है ना बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर, और यही पूरे वेन डायग्राम की फिगर है। मुझे लगता है एक एक बात आपको क्लियर दिख रही होगी, दिख रही है ना। सब जोड़ लो, 100% आना चाहिए। सब केवल सब्जेक्ट ए में पास, केवल सब्जेक्ट बी में पास, दोनों सब्जेक्ट में पास, और फेल बच्चा सब मिला के जोड़ के 100 होना चाहिए। देखो 100 हो रहा है क्या जोड़ के, 40 और 20 60, 60 और 25 85, और 85 प्लस 15 100%। आ गया कि नहीं आ गया, कोई तकलीफ। मुझे लगता है सबको मेरी बात अच्छे समझ में आ गई होगी, एक बार कमेंट दिखा दो। बच्चों समझ में आ गया। अमन कह रहे हैं गुस्सा आता है, बेटा काय बात पे आता है। सबको बात समझ में आ गई ना। पता नहीं कैसे गधा बालक हो तुम। ठीक बच्चों, चले 4 सवाल है इस पे वेन डायग्राम पे करते हैं, ये बताइए। सवाल नंबर है आपके सामने स्टूडेंट कौन सा, 98 है ना। चलिए आगे चलते हैं, हटा दो। 98 नंबर सवाल, एक एग्जाम में 52% बच्चे अंग्रेजी में फेल हुए, 42% गणित में फेल हुए, 17% दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। ठीक है ना। तो पूछा दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए। देखो भैया, दो सब्जेक्ट है इंग्लिश और गणित, या तो इंग्लिश में फेल होने वाले या मैथ में फेल होने वाले बच्चों की संख्या कैसे आएगी, इंग्लिश में फेल प्लस मैथ में फेल माइनस दोनों सब्जेक्ट में फेल। देखो यहां पे फेल बच्चों के बारे में डाटा दिया है, इसके बारे में, फेल बच्चों में। ठीक है ना। 52% बच्चे ऐसे हैं जो अंग्रेजी में फेल हुए हैं, 42% बच्चे ऐसे हैं जो गणित में फेल हुए हैं, 17% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट इंग्लिश और मैथ बोथ दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। तो जब आप इसको घटाओगे तो बताओ घटा के कितना आ जाएगा, 94। 94 में से 17 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 77%। तो 77% बच्चे ऐसे हैं जो फेल एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट, जो कम से कम एक सब्जेक्ट में, या तो अंग्रेजी में या मैथ में फेल हुए। ये आ गया ना। 77% बालक ऐसे हैं जो या तो अंग्रेजी में फेल हुए हैं या मैथ में फेल हुए या दोनों में फेल हुए, कम से कम एक विषय में फेल हुए हैं। तो देखो कुल बालक क्या होता है बेचा, 100%। 100% बालकों में से 77% बालक है जो कहीं ना कहीं नाम थुका रहे हैं, यानी कि फेल हो रहे हैं। 100% में से 77% बालक कहीं ना कहीं फेल है। तो बाकी का बचा 23% बच्चा वो क्रीम है, यानी कि जो दोनों ही सब्जेक्ट में पास है। तो दोनों सब्जेक्ट में पास कितने बच्चे हैं, आगे बात समझ में कोई दिक्कत। 77% या तो इंग्लिश में फेल या मैथ में फेल या दोनों में फेल, तो बाकी 23% यानी कि दोनों में पास। 99 सवाल बताइए, एक एग्जाम में 80% कैंडिडेट सेक्शन ए में, 77% सेक्शन बी में पास हुए, 18% दोनों सेक्शन में फेल रहे। कितने, 18%।
अगर 1425 स्टूडेंट दोनों ही सेक्शन में पास हुए, सवाल में दिया क्या है, 1425 स्टूडेंट पास इन बोथ दी सेक्शंस, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में पास होने वाले कुल बच्चे जो हैं वो 1425 हैं। ठीक है ना बच्चों। तो सवाल में पूछा है बताइए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं जो एग्जाम में अपीयर हुए हैं। ठीक है ना बच्चे। तो देखिए सवाल में कोई परसेंटेज नहीं पूछा, एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है, बच्चों की एग्जैक्ट संख्या। सवाल में दिया क्या है, सवाल में दिया है कि 1425 बच्चे दोनों ही सेक्शन में पास हुए। तो मुझे यही पता लगाना पड़ेगा कि कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सेक्शन में पास हुए, यही तो पता लगाना पड़ेगा। चलिए अभी मैंने बताया कि भाई यूनियन कैसे निकाला जाता है, बताओ। यूनियन का मतलब हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का ही मतलब क्या होता है, दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे, यानी कि मुझे ये निकालना है, ये तो निकालना है कि नहीं सचिन। अच्छा, एक जब एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, तो 80% बच्चे ऐसे हैं जो सेक्शन ए में पास हैं, है कि नहीं। 77% ऐसे हैं जो सेक्शन बी में पास है, और मुझे यह पता ही नहीं है कि कितने परसेंट बच्चे दोनों सेक्शन में पास हैं। कॉमन एरिया निकालना है, यानी कि मुझे जरूरत किसकी है, यूनियन। यूनियन का मतलब कम से कम एक सेक्शन में पास होने वाले बच्चे। देखो सवाल एक हो, 18% स्टूडेंट दोनों सेक्शन में फेल हैं। अगर कुल 100% बच्चे हैं तो 100% में से 18% बालक ऐसे हैं जो दोनों जगह फेल हो जाते हैं, नाम ठुका देते हैं। 100% में से 18% टोटल कबाड़ है जो दोनों सब सेक्शन में फेल, यानी कि 100 में से 18 घटाऊंगा तो 82% बच्चा ऐसा है जो कहीं ना कहीं पास हो रहा है, यानी कि यही 82% क्या है, यूनियन। 100% में से 18% बच्चे क्या है, दोनों सब्जेक्ट में फेल, तो बाकी के 82% बच्चे ऐसे होंगे जो या तो सब्जेक्ट ए में पास हो रहे होंगे या बी में या फिर दोनों में। ये क्या आ गया, यूनियन। तो आप यहां से क्वेश्चन मार्क नहीं निकाल सकते, इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकते, दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले निकल जाएगा ना। क्या आ जाएगा बच्चों बताओ, 82 इधर आ जाएगा, 82 इधर आएगा तो 80 माइनस 82, 77 माने तो 75%, कितना आ गया 70। तो हम ये कह सकते हैं कि 75% बच्चे दोनों सब्जेक्ट में पास है, जबकि दोनों सब्जेक्ट में पास कितने हैं, तो 75% की वैल्यू ही 1425 है ना। तो 1% की वैल्यू कितनी है, 75 एकम 75। अच्छा 1500 होता, 1500 होता तो 20 बार जाता, तो 1500 से 75 कम है, यानी कि कितनी बार जाएगा, 19 बार। 1% की वैल्यू 19 है, कुल बच्चे कितने, 100%, 2 जीरो लगा देंगे 1900। क्या आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत। 75% है 1425, 100% है 19। ठीक है बच्चे आगे चले, नेक्स्ट। शतक पूरा हुआ, इसी के साथ सवाल नंबर आपके सामने 100 बनाइए। पचास स्टूडेंट में से 30% केवल अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, ठीक है। 20% हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी छात्र हिंदी में ही बात करते हैं, रिमेनिंग स्टूडेंट स्पीक ओनली इन हिंदी। कितने परसेंट स्टूडेंट हिंदी में बात कर सकते हैं, ये एक अलग सवाल है, इसमें केवल यूनियन और इंटरसेक्शन की बात नहीं हो रही, अलग बात हो रही है, ध्यान सुनेगा। देखो ये हो गए स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे जो हिंदी में बात कर सकते हैं, और कुछ स्टूडेंट ये कॉमन ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट, दोनों ही भाषाओं में बात कर सकते हैं। यही बात है, आप बोलोगे हाँ जी सर, और टोटल जोड़ जा रखे कितना आना चाहिए, 100%। ठीक है ना बच्चों, चलिए
30% केवल अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। तो ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये कितना है? ये वो बच्चे जो केवल अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। कितना आ गया? 30%। कितना आ गया? 20% हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बात कर सकते हैं। तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में बात करने वाले बच्चे कितने? 20%। बाकी छात्र हिंदी में ही बात करते, तो बाकी छात्र बचे कितने? 100% में से 30% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20% हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, तो बाकी बचे 50%, है ना। 50% हिंदी में ही का मतलब केवल हिंदी। तो 50% बच्चे ऐसे हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं। तो पूछा कितने परसेंट छात्र हिंदी में बात कर सकते हैं, तो कितने परसेंट छात्र हिंदी में बात कर सकते हैं बताइए जल्दी से? 70%। आंसर क्या आ गया? कोई दिक्कत? आसान सवाल है ना। तो यानी कि अगर आपको वेन डायग्राम की समझ है तो कोई भी सवाल आ जाए आप खटाक से कर लोगे। ये बताइए बच्चों, सवाल नंबर है आपके पास 100, बनाइए। लेटेस्ट हुआ था पेपर, मैंने सवाल डाला है, करिए। एक गांव में 60% परिवार के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास भैंस है, 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास गाय और भैंस दोनों हैं। कुल मिलाकर गांव में कितने परिवार हैं? 960। कितने परिवार के पास गाय और भैंस कुछ भी नहीं है? ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है। देखो, 60% के पास गाय है, हाँ, एक गांव में 60% के पास कितनी क्या है? गाय, प्लस 30% के पास भैंस, 15% के पास गाय भैंस दोनों। तो 60 30 90 माइनस 15 कितना आ गया? 75% ऐसे हैं जिनके पास काओ और बफेलो दोनों में से कुछ ना कुछ है, या तो गाय है या बफेलो है या दोनों है। यानी कि बेचारे बाकी 25% कौन से? मेरी तरह गरीब, जिनके पास गाय भैंस कुछ भी ना है। भाई 100% में से 75% के पास या तो गाय है या भैंस है दोनों, बाकी 25% बिल्कुल बिना जानवर वाले हैं। तो कुल 960 परिवार का 25% यानी कि 1/4 कितना आ गया? 240। इनके पास ना तो गाय है ना, खत्म। ठीक बच्चों, इसी के साथ देखो वैसे तो 3-3 सर्कल का भी वेन डायग्राम होता है, पढ़ते रहो, कोई फायदा थोड़ा ना, आपके पेपर में आना ही नहीं, जो वही पढ़ना है जो आएगा। इसी के साथ परसेंटेज के जितने भी फिक्स वैरायटी के सवाल होते हैं वो खत्म। ठीक है ना भाई। इसके अलावा परसेंटेज का कोई भी फिक्स टाइप का सवाल बनता ही नहीं है। ठीक है ना। परसेंटेज की बेसिक कैलकुलेशन, बिना भाषा के सवाल, परसेंटेज मोर लेस निकालने वाले, ए गुणा बी कांस्टेंट, है ना, डेविएशन मेथड, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, इलेक्शन, वेन डायग्राम, है ना, आय खर्चा बचत वाले सवाल सब हो गया, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है बच्चों। अब यहां परसेंटेज के हैं ये आखिरी मिसलेनियस सवाल। क्या है बच्चों? ये मिसलेनियस
सवाल, यानी कि मिसलेनियस सवाल का मतलब इनका कोई सिर पैर नहीं है, इनकी कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। मिसलेनियस सवाल जो पेपर में आते हैं मेरे प्यारे भाई, उन्हें आप केवल पढ़ के नहीं कर सकते, उन्हें वो बच्चा कर पाता है जिसकी बुद्धि और सोचने की क्षमता तेज होती है। आप जितनी मिसलेनियस सवालों का कोई अंत नहीं है, हर एग्जाम में आते हैं ऐसे टूटे फूटे सवाल, आप उनकी प्रैक्टिस करते रहो, है ना। तो ये केवल प्रैक्टिस से ही मजबूत होंगे, ठीक है बच्चों। फिर भी मैंने सभी लेटेस्ट एग्जामों के मिसलेनियस क्वेश्चंस लिए परसेंटेज के, इनको करते हैं, ठीक है ना भाई। आइए सवाल नंबर 102। एक जिले में कुल नागरिक के 10% को अपराध की सजा मिलती है। कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। नागरिकों की कुल संख्या का कितना परसेंट अपराधी है? अब देख लो आप इस सवाल पढ़ के पता ही नहीं चला, ये कोई टाइप, इसकी कोई जात बरादरी नहीं कि इस टाइप का सवाल है, बस सवाल है। एक जिले में जितने सिटीजनशिप है, उस सिटीजन है, उनमें से 10% को क्राइम की सजा मिलती है। कुल अपराधी में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। नागरिकों की कुल संख्या का कितना परसेंट अपराधी, परसेंटेज बताना है मेरे भाई। तो मैंने मान लिया कि जैसे कुल नागरिक 100 हैं, है ना, क्योंकि 100 अगर आप मानोगे तो जो भी आंसर आएगा वो सीधा किस में आएगा, परसेंटेज में। अगर कुल 100 लोग हैं तो 100 का 10%, 10 लोगों को अपराध की सजा मिलती है। कितने लोगों को? 10 लोगों को। बोला है 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। 20% का मतलब क्या होता है? 1/, यानी कि अगर कुल 5 लोगों ने क्राइम किया है, अगर कुल 5 लोगों ने क्राइम किया, ध्यान सुनिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अगर टोटल 5 लोगों ने क्राइम किया है तो 5 में से 1 क्राइम करके बच जाता है, तो यानी कि सजा कितने को मिलती है? 4। तो 5 में से केवल 4 लोगों को सजा मिलती है, जबकि सवाल के अनुसार कितने लोगों को सजा मिल रही है? 10। तो 4 की वैल्यू ही 10 है, कितने गुना? 2.5 गुना। तो 5 की वैल्यू भी 2.5 गुना आ जाएगी, यानी कि कितना? 12.5। यानी कि मैं कह सकता हूं क्राइम कितने लोगों ने किया है फिर? 12.5 लोगों ने किया है। 12.5 लोगों ने क्राइम किया, जिसमें से 20% यानी कि 2.5 लोग बच गए। सजा कितने को मिलेगी? 10 लोगों को। तो 100 लोगों में से 12.5 लोगों ने क्राइम किया है, यानी कि परसेंटेज में कितना? 12.5%। ये तो पूछा कितने लोग अपराधी हैं, 12.5%। आई ना बात समझ में? गजब सवाल है, गजब की लैंग्वेज है। आइए एक बार फिर से देखना। सवाल है आपके सामने यहां पर 103, बताइए। An archer can hit a target with a certain percentage of accuracy, है ना। एक तीरंदाज है, जब वो तीर के निशाने मारता है तो उसकी निशाना ठीक लगने की एक एक्यूरेसी है, एक परसेंटेज है। इफ द वेदर बिकम्स स्टॉर्मी हिज एक्यूरेसी ड्रॉप्स बाय 20%। अगर मौसम तूफानी हो जाता है तो हवा तेज चलेगी तो उसकी निशाना मारने की क्षमता 20% कम हो जाती है, एक्यूरेसी 20% घट जाती है ठीक निशाना मारने की। इफ ही कैन हिट द टारगेट 196 टाइम्स आउट ऑफ 350 शॉट्स इन स्टॉर्मी वेदर, अगर तूफानी मौसम में वह 350 शॉट में से 196 शॉट बिल्कुल टारगेट पे मारता है, ठीक है। तूफानी मौसम में वो 350 शॉट में से कितने शॉट मारता है सही निशाने पे? 196। तो बोला है उसका हिट रेट क्या होगा अगर 250 शॉट्स हो नॉर्मल कंडीशंस में। कितने? नॉर्मल, देखो यहां से ध्यान सुनिएगा, पूछा उसका हिट रेट क्या होगा 250 शॉट में अंडर नॉर्मल कंडीशंस। समझ में आ रही बात? यानी कि कहने का मतलब है अगर मौसम तूफानी नहीं है, अगर ये तीरंदाज 250 शॉट मारता है तो कितने शॉट उसके ठीक निशाने पे लगेंगे, ठीक लक्ष्य को भेदेंगे। आई ना बात समझ में? चलिए यहां पे जानकारी दी आपको खराब मौसम की। खराब मौसम में वो 350 शॉट में से, टोटल 350 में से कितने निशाने पे मारता है? 196।
तो मैं केवल खराब मौसम की बात कर लेता हूं। किसकी? खराब मौसम की। तो खराब मौसम में वो 350 में से कितने शॉट मार रहा है? ठीक 196। तो मुझे बताओ इसी खराब मौसम में अगर वो 250 शॉट मारता है तो 250 में से कितने निशाने पे मारेगा? बराबर होना चाहिए ना, एक्यूरेसी तो बराबर होगी। खराब मौसम में 350 में से कितने मार रहा है? 196। तो कोई मुझे बता सकता है कि 250 में से कितने शॉट ठीक मारेगा खराब मौसम में? बराबर होना चाहिए, एक्यूरेसी तो है ये, ठीक है ना। इक्वल कर दिया हमने, बताइए। तो 50 सत्ते और 50 पंजे, 7 से कितनी बार चला जाएगा? यानी कि 100। तो 250 में से 140 शॉट मार देगा वो, किसमें? खराब मौसम में। 140 आंसर नहीं है, ऑप्शन में भी नहीं है। अगर मौसम खराब है तो 250 शॉट में से कितने ठीक मारेगा? 140। लेकिन पूछा यह है कि नॉर्मल परिस्थिति में मौसम एकदम ठीक है तो कितने शॉट मारेगा। देखिए, जब मौसम खराब होता है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी कम हो जाती है? जब मौसम खराब होता है तो उसकी एक्यूरेसी 20% कम हो जाती है, यानी कि 1/5। यानी कि उसके 5 शॉट अगर ठीक लगने थे तो एक कम, 4 शॉट ही ठीक लगते हैं खराब मौसम में। अगर नॉर्मल कंडीशन में वो 5 शॉट ठीक मारता तो खराब मौसम में कितने मार रहा है? 4 ही मार पा रहा है, ठीक। और खराब मौसम में कितने शॉट मार रहा है? 100। तो 4 की वैल्यू 140 है, कितने गुना? 35 गुना। तो नॉर्मल कंडीशन में कितने मारेगा? 35 गुना 175। ये क्या आ गया आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों। तो ये सब क्या है? मिसलिनियस क्वेश्चंस है। आइए आगे चलते हैं। सवाल नंबर आपके सामने 104। एक परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या 9:7 के अनुपात में थी, ठीक है। परीक्षा पास करने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या 3:2 के रेशियो में थी। एग्जाम में पास होने वाले बॉयज गर्ल्स का रेशियो 3:2 है। 60% लड़कियां एग्जाम में पास हुई। तो पूछा एग्जाम में पास होने वाले लड़कों का परसेंटेज क्या है। बिल्कुल ही हटके और अलग सा सवाल है, बताइए। गजब सवाल, बहुत गजब। देखिए, एक एग्जाम में बैठने वाले जो बच्चे हैं बॉयज गर्ल्स 9:7 के अनुपात में, यानी कि 9 लड़कों ने अगर पेपर दिया है तो कितनी लड़कियों ने पेपर दिया है? 7। ये बात है, ध्यान सुनिएगा। एक एग्जाम में बैठने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो कितना है? 9:7। यानी कि 9 लड़कों ने पेपर दिया है तो 7 लड़कियों ने पेपर दिया है। जब रिजल्ट आता है तो एग्जाम में पास होने वाले बॉयज गर्ल्स का रेशियो कितना है? 3:2। पास होने वाले बॉयज गर्ल्स का रेशियो है 3:2। सवाल के अनुसार 60% लड़कियां पास हुई। कितनी लड़कियों ने पेपर दिया था? 7 लड़कियों ने पेपर दिया था। 7 का 60% कितना होता है? 7×6 = 42, 4.2। यानी कि 4.2 लड़कियां क्या हो गई हैं? पास। 4.2 लड़कियां पास हुई हैं। 4.2 पास हो गई। पास होने वाले बॉयज गर्ल्स का रेशियो क्या होना चाहिए? 3:2 होना चाहिए। अगर 4.2 लड़कियां पास हुई हैं तो कोई मुझे बता सकता है कि लड़के कितने पास हुए? अभी 2 की वैल्यू ही 4.2 है, कितने गुना? 2.1 गुना। तो यानी कि लड़के कितने पास होंगे? 3 की वैल्यू भी 2.1 से गुणा करेंगे, 6.3 लड़के पास हुए होंगे कि नहीं? भाई लड़के कितने पास हुए? 6.3। आप रेशियो ले लो ना, 6.3 और 4.2 का, 21 या 63, 21 दूनी 42, देखो 3:2 ही आए। यानी कि अगर 4.2 गर्ल्स पास हुई तो लड़के कितने पास हुए? 6.3। 9 लड़कों ने पेपर दिया, 9 में से कितने पास हुए? जो कितना होता है? 9×7 = 63। 9×7 = 63, यानी कि 9 का 70%। तो 70% लड़के पास हुए। कौन सा ऑप्शन है? ठीक है ना। देखो, ये सवाल वही बच्चा समझ पाएगा जिसका दिमाग तेज, सीधी सीधी बात है। पढ़ने वाला नहीं,
जिसका दिमाग तेज होगा, जिसने प्रैक्टिस करी होगी। सारा खेल किसका है? प्रैक्टिस का। फिक्स पैटर्न के सवाल हर बच्चा समझ लेता है ना, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है। ये बताइए, सवाल नंबर है आपके सामने 105। कोई कराता नहीं है ये मिसलेनियस क्वेश्चंस जी। एक मैटरनिटी सेंटर में बच्चों के जन्म के 5% मामलों में जुड़वा बच्चे होते हैं। जन्म लेने वाले कुल बच्चों में से जुड़वा बच्चों का अनुमानित प्रतिशत क्या है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ ट्विंस आउट ऑफ टोटल चिल्ड्रन बॉर्न? ये किसी कैटेगरी का तो सवाल नहीं है कि इस टाइप का है। अब आप समझो, एक मैटरनिटी सेंटर है, मैटरनिटी सेंटर जहां औरतों की डिलीवरी होती है ना, बच्चे पैदा होते हैं। 5% केस ऐसे हैं जहां जुड़वा बच्चा पैदा होंगे। क्लियर है? तो आपसे पूछा है, बताइए टोटल जो चिल्ड्रन पैदा हुए हैं उसमें से कितने परसेंट अप्रोक्स क्या है? जुड़वा है। 5% केसेस में जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं। मान लीजिए कि 100 लेडीज डिलीवरी के लिए आई। कितनी? 100 लेडीज डिलीवरी के लिए आई, तो 95 लेडीज के तरह नॉर्मल बच्चे हुए, एक लेडी का एक बच्चा। समझ में आया ना बच्चों? लेकिन 95 के बाद ये जो 5 हैं ये डबल होते, यानी कि एक के साथ एक फ्री आता, यानी कि कितने बच्चे पैदा हो गए? इस हिसाब से टोटल कितने बच्चे पैदा हुए? फिर टोटल कितने बच्चे पैदा हुए? 105। और इन 105 बच्चों में से जुड़वा वाले कितने हैं? 10। जुड़वा कितने? 10 जुड़वा हैं। तो ये तो पूछा है कि टोटल बच्चों में से जुड़वा कितने हैं। ये आ गया। अगर 100 लेडीज डिलीवरी के लिए आई है तो 95 क्या है? नॉर्मल डिलीवरी। बचे 5 औरतें, उनके क्या हो रहे हैं? जुड़वा। यानी कि 5 बच्चों के साथ 5 फ्री, टोटल 10 बच्चे हुए जुड़वा। तो कुल बच्चे पैदा हुए 105। नीचे क्या आता है? टोटल। ऊपर कितने बच्चे हुए? किससे कट गया? यानी कि 2/21 जुड़वा बच्चे हैं टोटल बॉर्न में से। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। तो 21 निम्मा 189 आ जाएगा, यानी कि 9.5% आएगा अप्रोक्स। ठीक है ना? आइए अगला सवाल ये बताइए। एक संख्या के 70% और दूसरी संख्या के 30% का योग 360 है। इन दोनों संख्याओं के योग का 20% 160 है। दोनों संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? 100। दोनों संख्याओं के योग का 20%, सॉरी कितना? 100। पूछा है दूसरी संख्या का 2/5 क्या है ना? सेकंड नंबर का 2/5 क्या है? अक्सर बच्चे जब भी ऐसे सवालों को देखते हैं इमोशन में आके क्या माना, पहली संख्या x दूसरी संख्या y, बनाओ दो इक्वेशन, सॉल्व करो। नहीं, दिमाग में करेगा। परसेंटेज भी एक मजाक है। जब हम ये कह रहे हैं एक संख्या का 70%, तो पहली संख्या के बारे में बात है केवल। दूसरी संख्या का 30% केवल दूसरी संख्या के बारे में बात है। ठीक है ना? तो मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं, फर्स्ट और सेकंड। समझ में ना बच्चों? सवाल ये कह रहा है कि एक संख्या का 70% और दूसरी संख्या के 30%, इनको जोड़ के कितना आता है? इनको जोड़ के आता है 360। ठीक है ना बच्चों? कोई दिक्कत? इन दोनों संख्याओं के योग का 20% कितना है? 160। दोनों संख्याओं के योग का 20% कितना है? दोनों संख्याओं के योग का 20% 160 है। इसका मतलब पहली संख्या का 20% प्लस प्लस दूसरी संख्या का 20%। पहली संख्या का 20% प्लस दूसरी संख्या का 20% अगर जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 160 आएगा। पूछा है दूसरी संख्या का 2/5। आपको क्या निकालना है? दूसरी संख्या का 2/5 निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ? पहली संख्या आपको गायब करनी है। अगर आपको दूसरी संख्या का 2/5 निकालना है मित्र, इसका मतलब यह है कि आपको फर्स्ट नंबर को क्या करना है? नेस्तो नाबूद करना है, गायब करना है कि नहीं सचिन? तो पहली संख्या को गायब करोगे कैसे? यहां पहली संख्या का 70% है, यहां पहली संख्या का 20% है। अलग अलग है, इसको क्या करो? सेम बनाओ।
जिस चीज को गायब करना है उसको क्या बनाओ, इक्वल बनाओ। तो देखिए 20 को 70 बनाना आसान है। आप कहोगे सर कैसे? दोनों तरफ किससे भाग दो, पहली संख्या का 20%, दूसरी संख्या का 20%, 160। अगर दोनों तरफ 2 से भाग दे दूं, पहली संख्या का 10%, दूसरी संख्या का 10%, कितना आ जाएगा? 80। तो दोनों तरफ सॉरी किससे भाग दो, 2 से। 10 10 और 80 आ जाएगा। कोई तकलीफ है? दोनों तरफ 7 से गुणा कर दो, पहली संख्या का 70%, दूसरी संख्या का 70%, योग कितना आ जाएगा? 560। कोई तकलीफ है? हमने दोनों तरफ किससे भाग दे दिया, 2 से भाग दो। 10%, 10% कितना आ गया प्यारे दोस्तों यहां पर? 80। अगर दो संख्याओं के योग का 20% 160 है, तो दो संख्याओं के योग का 10% कितना आएगा? आधा, 80। तो यानी कि 70% कितना आएगा? 7 से गुणा, ये भी 7 से गुणा और यहां भी 7 से गुणा करेंगे तो 560। और आप क्या ले लो, इनका दोनों का डिफरेंस, दोनों को घटा दो। जब आप घटाओगे तो कट जाएगा ये। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 70 और 30। यानी कि सेकंड नंबर का, ये किसका आ गया? सेकंड नंबर का 40% किसके बराबर है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 200। 360 और 560 का। और यही पूछा है 2/5 क्या होता है? सेकंड नंबर का 40% किसके बराबर आ गया? यही क्या है? कोई तकलीफ? समझे ना बात? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया समझ में। ये बताइए अगला सवाल नंबर आपके सामने 100 बनाओ। एक किसान के पास जो चावल है उसमें से 60% चावल बेचता है, ठीक है। बाकी बचे में से 20% को खुद के लिए यूज करता है, ठीक है। अगले दिन वह बचे चावल का 80% बेचता है और बाकी को खुद के लिए उपयोग करता है ना, बाकी स्वयं के उपयोग के लिए यूज करता है, ठीक है ना। कुल चावल का कितना % उसने अपने उपयोग के लिए लिया? सब कुछ सवाल समझ में आ गया? कोई मुश्किल सवाल तो नहीं है? बताइए। तो ये देखिए ये सवाल एक मिसलेनियस कैटेगरी का है। आपको आंसर परसेंटेज में ही बताना है तो बेस्ट है कि मान लीजिए एक किसान के पास 100 किलो चावल है। कि 100 मानोगे तो सीधा आंसर किस में आएगा? परसेंटेज में। कोई मुश्किल परसेंटेज भी नहीं है। मान लीजिए किसान के पास 100 किलो चावल है, तो 100 किलो में से उसने 60% क्या है? बेच दिया। तो 100 का 60%, 60 किलो बेच दिया। अगर 60 किलो बेच दिया तो बचा कितना चावल बच्चों? 40 किलो चावल बचा। अब 40 किलो चावल जो बचा है उसका 20%, 40 किलो का 20% कितना होता है? 8 किलो। 8 किलो चावल उसने अपने यूज के लिए रख लिया। 100 किलो चावल था, 100 में से 60 बेच दिया, बचा 40 किलो। 40 किलो में से 20%, बाकी बचे चावल का 20%, 40 का 20% 8। 8 किलो चावल अपने लिए यूज के लिए रख लिया। तो 40 में से 8 रख लिया, तो अब उसके पास कितना चावल बचा? केवल 32 किलो चावल बचा। 32 किलो चावल बचा। अब अगला दिन शुरू हुआ। अगले दिन वह बचे चावल का 80% बेचता है और बाकी खुद के उपभोग के लिए यूज करता है। तो अब उसके पास 32 किलो चावल बचा है। 32 किलो का 80% उसने क्या किया? बचे चावल का 80% बेच दिया। तो अपने यूज के लिए कितना रखा होगा? 32 किलो चावल का 20%। अगले दिन बचे चावल हैं 32 किलो। 32 किलो चावल का 80% बेच दिया, तो अपने पास कितना रखा? बचे हुए चावलों का 20%। 32 का 20% कितना होता है? 6 पॉइंट, यानी कि अगले दिन 6.4 किलो चावल अपने यूज के लिए रखा। तो टोटल कितना अपने यूज के लिए रखा उसने? तो 100 किलो में से अपने यूज के लिए रखा उसने 14.4 किलो। परसेंटेज में कितना आएगा? कोई तकलीफ? आई ना बात समझ में? नेक्स्ट ये बताइए, सवाल है आपके सामने यहां पे 108। अच्छे से पढ़ने, इनकी भाषा तो ही समझ पाओगे।
एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5:4:2 के अनुपात में है, ठीक है ना। अगर चौड़ाई और ऊंचाई को आधा कर दिया जाए, लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए, तो घनाभ का टोटल एरिया में क्या परिवर्तन होगा, और आंसर किसमें बताना है आपको, परसेंटेज में, ठीक है ना बच्चों। आप घनाभ समझते हैं, ये है बच्चों घनाभ, है ना, एक डब्बा, ठीक है बच्चों। ये घनाभ की सामने से क्या है, लंबाई, ये क्या है, चौड़ाई, और ये क्या है, घनाभ की ऊंचाई, ठीक है ना। तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी कि रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा आपका कमरा है, उसका रेशियो दिया हुआ है ना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:4:2, ठीक है ना। तो इसका कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होगा। बोला अगर चौड़ाई ऊंचाई आधी कर दी, लंबाई 3 गुनी कर दी, लंबाई 5 थी, 5 को 3 गुना कर दोगे क्या आ जाएगा, 15। चौड़ाई 4 थी, 4 का आधा कर दोगे क्या हो जाएगा, 2। हाइट 2 थी, हाइट को भी आधा कर देंगे, 2 का आधा क्या हो जाएगा, 1। तो पहले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो ये था, अब क्या हो गया, रेशियो ये हो गया। रेशियो बदल गया तो एरिया भी बदल जाएगा। पूछेगा घनाभ के कुल एरिया में क्या परिवर्तन होगा। तो किसी भी घनाभ का या क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, उसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस, ये होता है, याद कर लीजिए, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना। तो भाई आपसे पूछा सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा, तो आप ये पता लगा लो ना कि घनाभ का सरफेस एरिया पहले कितना था और अब कितना है, उसका क्या निकाल लीजिए आप, रेशियो, क्योंकि परसेंटेज का मतलब रेशियो ही तो होता है। तो पहले घनाभ का सरफेस एरिया कितना था, ट्वाइस ऑफ एल बी, एल बी का मतलब 5 चौक 20 प्लस बी एच 4 दूनी 8 प्लस एच एल, एच एल मतलब 2 की 5 में गुणा करेंगे, पहले इतना था। अब घनाभ का सरफेस एरिया कितना होगा, ट्वाइस ऑफ एल बी, एल बी का मतलब 15 दूनी प्लस 2 एकम 2 प्लस एच एल, एच एल मतलब 1 की 15 में गुणा, यानी कि ये क्या आ गया, रेशियो। 2 से 2 कट जाएगा, 20 और 8 28 10 रेशियो कितना आ गया, 30 2 32 और 15, यानी कि घनाभ का एरिया पहले 38 था, तो 38 से 47 हो गया, यानी कि 9। तो घनाभ का एरिया 9 बढ़ा है, तो डिक्रीज वाले आंसर तो है ही नहीं, घटा तो है ही नहीं, क्या हुआ है, इंक्रीज। और एग्जैक्ट 25% तो आएगा नहीं, अप्रोक्स में आना चाहिए, क्या आंसर है कि नहीं। घनाभ का एरिया 9 बढ़ गया, पहले कितना था, 38 था, है ना। तो ये जो आएगी वैल्यू देखो, अगर नीचे 36 होता, अगर नीचे क्या होता 36, तो 9 चौक 36, आंसर क्या आता 25%। लेकिन नीचे बड़ी संख्या है, 36 से बड़ी, तो आंसर 25 से कम आएगा। कौन सा आंसर है, ठीक है ना। अगला सवाल ये बताइए। देख लो सवाल का लेवल। फर्जी, ये सब फर्जी सवाल है बेटा, इनको क्या कहता हूं मैं, फर्जी सवाल है।
40 किलो केक के 5 व्यक्तियों ए बी सी डी ई के बीच इस तरीके से बांटा जाता है, इसका 15% ए को, 25% सी को, 30% ई को और 20% डी को। यदि 1 किलो केक की कीमत 150 रुपए है और प्रत्येक आदमी उसके द्वारा प्राप्त हिस्सों के अनुसार भुगतान करता है, तो बी और ई दोनों द्वारा मिलाकर भुगतान की गई राशि कितनी है? बी और ई द्वारा है। सवाल तो लंबा ही लंबा है, दम थोड़ा ना कुछ। 40 किलो केक को मेरे दोस्तों 5 लोगों में बांटा जाता है, ए बी सी डी ई को। ए को कितना केक मिला? 15%। सी को कितना मिला? 25%। ई को 30%। डी को कितना मिला? 20%। तो एक आदमी बच गया बी। तो मुझे बता दो बी को कितना केक मिला होगा? टोटल जोड़ के 100% होना चाहिए ना। 15 और 25 40, 40 और 30 70, 70 और 20 90। 90% तो सब ले गए, तो बचा 10% केक मिलेगा बी को। पूछा बी और ई दोनों द्वारा कितना पेमेंट किया गया। ई को कितना केक मिला है? दिया गया है 30%, यानी कि बी को 10%, ई को 30%, तो दोनों को मिलाकर केक मिला 40%। कितना? 40%। तो अगर 40 किलो केक को मंगाया था तो 40 किलो का 40% हो गया जी 16 केजी, है ना। तो 16 केजी केक तो ये दोनों बी और ई खा गए, तो इनका पैसा भी इसको ही देना, इनको ही देना पड़ेगा। अब सवाल में बोला गया 1 किलो केक कितने का है? 1 किलो केक की कीमत 150 रुपए है, तो बी और ई 16 केजी के लिए कितना देंगे? 16 गुणा 150, यानी कि कितना लंबा सवाल था, ठीक है ना। यूपीएसआई का क्वेश्चन है ये। आइए बनाइए जरा। ओके, चलो जी। एक आदमी ने 25 लाख रुपए वसीयत में निम्नलिखित तरीके से दिए। ये थोड़ा डेंजर लग रहा है सचिन। एक आदमी ने 25 लाख रुपए वसीयत में निम्नलिखित तरीके से दिए। एक ट्रस्ट के लिए 15%, शेष राशि को इस तरीके से बांटा जाना है कि उसकी पत्नी, 2 बेटियां जो समान हिस्सेदारी प्राप्त करती हैं और 3 बेटों में से प्रत्येक बेटे को हर बेटी का 1.5 गुना मिलता है, ठीक है ना। यदि उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटी को मिलने वाले हिस्से से दुगना मिलता है ना, उसकी जो वाइफ है उसको बेटी से दुगना मिलता है, तो पूछा उसकी पत्नी का हिस्सा कितना होगा। आंसर बताना लाख में, है ना। ध्यान सुनेगा मेरे भाई। तो भैया एक आदमी के पास 25 लाख रुपए की वसीयत है, 25 लाख में से 15% उसने ट्रस्ट में दान दे दिए, यही तो बात है। 25 लाख रुपए में से 15% दान दे दिए, तो बचा कितना? 100% में से 15 हटा दो, बचा 85%। 25 लाख रुपए का 85% उसने अपने बेटा, बेटी और पत्नी में बांट दिए, और उसी में से पूछा है बताओ पत्नी का शेयर क्या होगा, है ना। तो भैया कुछ शेयर उसका वाइफ को भी मिलेगा, कुछ डॉटर को भी मिलेगा और कुछ सन को भी मिलेगा, है ना। सवाल में बोला है कि भैया उसके बेटों में से प्रत्येक बेटे को बेटी का 1.5 गुना मिलता है। बेटे को जो है वो बेटी का कितना हिस्सा मिल रहा है? 1.5 गुना। 1.5 गुने का मतलब होता है 3/3। तो बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट है? मैं बात कर लेता हूं ईच, है ना बच्चों। हर बेटे को, तीन बेटे हैं, हर बेटे में से हर बेटी का कितना मिल रहा है? 1.5 गुना। 1.5 गुना मतलब 3/2, यानी कि अगर डॉटर को 2 यूनिट दिया जाता है तो एक सन को कितना दिया जा रहा है? 2 का 1.5 गुना 3 है। ये बात समझ में आ रही है? कोई तकलीफ इसमें? आगे, उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटी को मिलने वाले हिस्से से दुगना मिलता है। वाइफ को जो है बेटी से दुगना मिलता है। बेटी को कितना मिलता है? 2। तो वाइफ का शेयर कितना होगा? 4। यानी कि ये उसके एक वाइफ तो एक ही होगी, एक डॉटर और एक सन का क्या आ गया? रेशियो। ये आ गया ना। लेकिन सवाल में मिस्ट्री ये है
कि उसकी बेटी 2 है, तो 2 बेटी का शेयर भी कितना होगा? दुगना। उसके बेटे 3 हैं, तो 3 बेटे का शेयर भी कितना होगा? 3 गुना। आई ना बात समझ में? है कि नहीं? एक बेटी का शेयर अगर 2 है तो बेटी 2 है, तो 2 बेटी का शेयर दुगना, 3 बेटे का शेयर भी 3 गुना। यानी कि एक वाइफ, 2 बेटी और 3 बेटे के जो शेयर का रेशियो होगा वो होगा 4:9। आई ना बात समझ में? तो डाउट है कि नहीं सचिन? मुझे लगता है बात समझ में आ गई है। अब पूछा है पत्नी का हिस्सा क्या होगा, वाइफ का शेयर पूछा है। 25 लाख में से 15% ट्रस्ट में दान, 25 लाख का 85% वो बांट रहा है। कितना बांट रहा है? 25 लाख का 85%। इसमें से वाइफ का शेयर क्या होगा? वाइफ का शेयर कितना है? वाइफ का शेयर है 4 यूनिट। जो भी पूछा गया वो ऊपर आएगा, नीचे क्या रखोगे आप? टोटल। टोटल क्या आएगा? 4 4 8 9। यानी कि वाइफ का शेयर तीनों का अगर टोटल 17 है तो 17 में से कितना होगा? 4 आया ना? तो ये आ जाएगा जी 17 पंजे 85%। ये आ जाएगा। तो 25 लाख का कितना आ जाएगा? ये 5 चौक 20% हो गया ना? 5 चौक 20%, 20% क्या होता है? 1/, तो 25 लाख का 1/5 कितना आ गया? है ना? ये ऑप्शन इसका आंसर है। 5 लाख रुपए किसको देगा? पत्नी को। आई ना बात समझ में? बढ़िया सवाल है। समझ में आया बच्चों? आगे चलते। ये आखिरी सवाल होगा, लास्ट सवाल है। जल्दी से करके बता दीजिए इस सवाल का क्या आंसर है। ऊट पटांग सवाल है, ऊट पटांग जिसे गेम है ना। पहली संख्या का 70%, दूसरी संख्या के 45% और तीसरी संख्या के 30% का योग 30 के वर्ग से 1020 अधिक है। 3 संख्याएं, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली का 70% प्लस दूसरी का 45% प्लस तीसरी का 30% किसके बराबर है? 30 के स्क्वायर से 1020 ज्यादा है। दूसरी संख्या पहली से डबल है ना? दूसरी और पहली संख्या के बीच का अंतर भी 30 का वर्ग है। तीसरी संख्या के 5/7 में भाग के 63% के 40% का मान क्या है? यानी कि सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए आपको? तीसरी संख्या, है ना? देखो इस सवाल में जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है, दूसरी संख्या पहली से दुगनी है। ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर पहले से दुगना है। अगर फर्स्ट नंबर 1 यूनिट है तो सेकंड नंबर कितना है? सवाल में बोला है दूसरी और पहली संख्या का डिफरेंस क्या है? 30 का वर्ग। अब बताओ पहली और दूसरी संख्या का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 30 का वर्ग 900 है ना? तो पहली और दूसरी संख्या का जो डिफरेंस है वो 30 का वर्ग है 900। जबकि पहली और दूसरी संख्या का डिफरेंस कितना? 1 और 2 का डिफरेंस 1 यूनिट। 1 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू 900, यानी कि पहली संख्या 900 आ गई, दूसरी संख्या आ गई 900 का दुगना 1800। ये आ गया ना? तो पहली संख्या तो आ गई आपके सामने 900 और दूसरी संख्या 1800। इनका डिफरेंस कितना आ गया? 30 का। अब तो कुछ सवाल में दम बचा ही नहीं। कोई दम बचा? कोई दम नहीं बचा। तीसरी संख्या निकालनी है। पहली लाइन पा जाओ। पहली संख्या का 70%, पहली संख्या कितनी है? 900। 900 का 70% कितना आएगा? 600 प्लस दूसरी संख्या का 45%। दूसरी संख्या कितनी है? 1800। 1800 का 45% कितना आएगा? परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा ना अभी। 720 और 90 810 प्लस तीसरी संख्या का 30%। ये किसके बराबर है? पहली संख्या का 70%, 900 का 70%, 630। दूसरी संख्या 1800 का 45%, 810। तीसरी संख्या का 30%। ये किसके बराबर है? ये 30 के वर्ग से 1020
अधिक है। बताओ, तो 30 का वर्ग क्या हो गया? 900। तो 900 से 1020 ज्यादा है, कितना आ गया? ये 1920 आ गया। ठीक है ना बच्चों? तो यहां से थर्ड नंबर का 30%, 30% कितना होता है? 3/10 क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? 1440। 8 से 14, 1440 है ना? 1440 उधर जाके घट जाएगा। तो पहले 1400 घटा दो 520, फिर 40 और घटा दो 480। ये आ गया? कोई दिक्कत है? 600 और 800, 1400 घटा दिया, 520 फिर 40 घटा दिया, आ गया। तीसरा नंबर आ गया 1600। आ गया कि नहीं? 3 से 480, 160 बार कट गया, 160 दुसाम 1600 आ गया तीसरा नंबर। मेहनत करके निकालना पड़ा। आगे सवाल है कि तीसरी संख्या जो आपने निकाली है 1600, इस तीसरी संख्या का 5/7 करो। कितना करो? फिर इसका क्या करो? 63% करो। फिर इसका कितना करो? 40%। 40% क्या होता है? 2/40% को फ्रैक्शन में लिख लो ना, 2/, तो परसेंटेज से 2 जीरो आप खत्म कर देंगे, 5 से आप 5 खत्म कर देंगे, 7 से 63 9 बार काट देंगे। तो 16 निम्न 144 दूनी 288। सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर। समझ में आया? सवाल लंबा जरूर है पर ये टफ नहीं है। ठीक है, कोई तकलीफ? चलो, इसी के साथ परसेंटेज नामक ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त होता है। ठीक है प्यारे भाइयों, और ये मैंने परसेंटेज के आपको यहां पे 111 क्वेश्चंस करा, और मैंने परसेंटेज इतना अच्छा आपको पढ़ा दिया है कि आप ये पुलिस तो छोड़ो मेरे भाई, पुलिस कांस्टेबल तो छोड़ो, आप सीजीएल लेवल के पेपर के सवाल भी कर पाओगे अब। ठीक है ना? चलिए, कॉन्सेप्ट हमने एक भी नहीं छोड़ा, प्रैक्टिस तो था, जितनी करते रहो कोई अंत नहीं है। ठीक है भाई, कल से हम रेशियो शुरू करेंगे, और भैया सैटरडे को भी आपकी क्लास होगी, और हम 2-3 क्लास में ही रेशियो को खत्म कर देंगे। ठीक है बच्चे? चलिए, बताइए कैसा लगा आपको एक चैप्टर पढ़ के, एक बार मुझे कमेंट बता दीजिए। हाँ जी, आपको रेशियो पढ़ के कैसा, ये परसेंटेज चैप्टर पढ़ के कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। आज मैं रेशियो की सीट बना लूंगा आप लोगों की, जितने भी लेटेस्ट सवाल हुए हैं सारे पेपर, जैसे भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का लेटेस्ट पेपर हुआ है ना, उसके भी सवाल मैं अपडेट कर दूंगा उसमें। ठीक है ना? पूनम सिंह राठौर, ये बता दिया है बेटा हमने, 120% आएगा, वर्ग मूल होगा, वर्गमूल। ठीक है? चलो, सारे टाइप समझ में आ गए? ठीक है, आज इतना ही छोड़ते हैं। रेशियो के बाद हम लोग करेंगे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, और उसके बाद टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम। ठीक है ना? ये 15 दिन में हमारा करने का प्लान है, कि 15 दिन के भीतर ये हो जाए। ठीक है ना? फिर आपका जैसे मिक्सर एलिगेशन एवरेज 1 हफ्ते का काम है। फिर हमारे जो वही, ये आपका जो है हो जाएगा बहुत जल्दी। उसके बाद आपके 2 ही चैप्टर तो बचते हैं केवल, कौन सा? मेंसुरेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, और SICI। ठीक है? तो अगले 15 दिन के भीतर हम प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम ये करा देंगे। ठीक है बच्चों? चलिए।